जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रेडिबल क्लासेस ऑनलाइन टेक पर। मैं शिखर सेठ स्वागत करता हूं आज के इस नए टॉपिक में, जिसका नाम है माइक्रो इकोनॉमिक्स में उत्पादन फलन के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। याद रखिए, ये क्लास 12 की वीडियो चल रही है। इसके पहले वाली वीडियो में उत्पादन फलन के विषय में बहुत ही ब्रीफली बताया गया है। आप लोग जाकर उस वीडियो को अभी नहीं देखे हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसको जाके देख लीजिए। उसके साथ साथ यदि शुरू से इस चैनल पे आप नए हो और शुरू से किसी वीडियो को नहीं देखे हो तो लेक्चर नंबर 1 से और आपके बुक के पाठ नंबर 1 से उसमें सभी लेक्चर दिए हुए हैं, आप जाकर देख सकते हो। तो आज का जो टॉपिक है उत्पादन फलन के प्रकार में, उसके पहले हम लोग थोड़ा सा एक पीछे से रिवीजन कर लेते हैं कि उत्पादन फलन क्या होता है। तो हम लोग याद रखेंगे, उत्पादन फलन का मतलब होता है कि उत्पादन के जितने भी भौतिक साधन होते हैं उनका और जो वस्तु उत्पादित हो रही है उन दोनों के बीच के फलनात्मक संबंध को ही क्या कहते हैं, उत्पादन फलन कहते हैं, यानी प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं। देखो, उत्पादन के कुछ साधन होते हैं, याद रखना, उत्पादन के कुछ साधन होते हैं, यानी कि जो भी वस्तुओं का हम लोग प्रोडक्शन करते हैं उसके कुछ सोर्स होते हैं। तो वो सोर्सेस क्या होते हैं, तो हम लोग याद रखेंगे, भूमि होता है। किसी वस्तु को तुम प्रोड्यूस करोगे, तुमको जमीन चाहिए कारखाना के लिए, तो भूमि हो गया। फिर तुम्हें पैसा चाहिए, उसमें क्या लगाने के लिए, उसमें मशीन लगाने के लिए, तो वो पूंजी कैपिटल हो गया, लैंड हो गया कैपिटल हो गया। फिर तुमको लेबर चाहिए यानी कि श्रम हो गया, बिना श्रमिक के कोई काम कैसे करोगे, अकेले कब तक करोगे, कितने स्केल पर कर लोगे। फिर भूमि हो गया, पूंजी हो गया, श्रम हो गया। उसके बाद एक होता है प्रबंध और एक होता है साहस। ठीक है, साहस को बेसिकली पूंजी का ही नाम दे दिया जाता है, क्योंकि जो व्यक्ति पूंजी लगा रहा होता है वो साहसी होता है। लेकिन ये एक गैर भौतिक साधन है, परंतु ये भी उत्पादन के साधनों में गिना जाता है। तो प्रबंध हो गया, प्रबंध मतलब मैनेजर रखोगे जो चीजों को मैनेज करेगा। तो भैया कोई भी वस्तु का प्रोडक्शन करोगे, चाहे आप इसका करो, चाहे आप इस मार्कर तो सेम हो गया ना, चाहे आप इसका करो, चाहे आप इंक का करो। ये देखो, इस इंक का प्रोडक्शन करो, चाहे इस मार्कर का प्रोडक्शन करो, चाहे इस व्हाइट बोर्ड का प्रोडक्शन करो, चाहे इस घड़ी का प्रोडक्शन करो, चाहे इस शर्ट का प्रोडक्शन करो, या फिर शर्ट में लगे इस माइक का प्रोडक्शन करो। कोई भी प्रोडक्शन में आपको उत्पादन के सोर्सेज चाहिए, प्रोडक्शन सोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन चाहिए। वो क्या होता है, वो लैंड होता है, वो कैपिटल होता है, वो लेबर होता है, वो मैनेजमेंट होता है, और वो क्या होता है, साहस भी होता है। ये 5 चीजें होती हैं इनका और किसी वस्तु का जिसका आप कर रहे हो उत्पादन, मान लो हम लोग मार्कर का कर रहे हैं, तो इन दोनों के बीच के फलनात्मक संबंध को कोई काट नहीं सकता। ये अगर डेफिनेशन लिख कर आओगे तो कोई भी नहीं काट सकता। क्या लिखोगे, ध्यान से देखो सब लोग। तो उत्पादन के भौतिक साधनों तथा उस उत्पाद के बीच के फलनात्मक संबंध को हम क्या कहते हैं, उत्पादन फलन कहते हैं। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जितने भी उत्पादन के साधन है उसके द्वारा हम कितना प्रोडक्शन कर पाए किसी वस्तु का, चाहे वो माइक का, चाहे मोबाइल का, चाहे व्हाइट बोर्ड का, चाहे किसी भी चीज का, चाहे मार्कर का, कितना कर पाए, दोनों के जो रिलेशन होंगे उसको उत्पादन फलन कहते हैं। आइए आज उसके टाइप्स को पढ़ने की बारी है। तो 2 टाइप्स होता है, एक अल्पकालीन उत्पादन फलन और एक होता है दीर्घकालीन उत्पादन फलन। अल्पकालीन उत्पादन फलन का 2 नाम है, बेसिकली 3 नाम है। पहला परिवर्तनशील उत्पादों का नियम, एक याद होना है, साधन के प्रतिफल या फिर कारक के प्रतिफल, दोनों में से कोई एक नाम यूज कर लो। फैक्टर, इन दोनों को फैक्टर कहते हैं, साधन के प्रतिफल या कारक के प्रतिफल, या फिर परिवर्तनशील उत्पादों का फलन, या फिर अल्पकालीन उत्पादन फलन, कुछ भी नाम बुला लो। इंग्लिश में बोलते हैं शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। अब आप कहोगे अच्छा, और ये क्या होता है सर, तो हाँ, ये रिटर्न्स टू स्केल होता है, लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन फंक्शन इसको बोलते हैं। ये भी बोल सकते हैं, या तो पैमाने का प्रतिफल। बोर्ड के पेपर में इस नाम से कंफर्म एक क्वेश्चन आएगा, लॉन्ग में लिख के रख लो, पैमाने का प्रतिफल। ये नाम जबान पर ले लो और लास्ट के जितने पेपर खंगाल कर देख लो। दीर्घकालीन उत्पादन फलन या पैमाने का प्रतिफल, ये पक्का है। अब इन दोनों के भी 3 टाइप्स होते हैं। तो आप कहोगे सर पहले इन दोनों के बारे में हमको समझा दीजिए। बिल्कुल सही प्रश्न है आपका, दिमाग में बिल्कुल सही घूम रहा है। पहले ये हम आपको बताएंगे ये क्या होते हैं, फिर इनके तीनों को टाइप्स को बताएंगे, फिर ये बताएंगे और इन तीनों के टाइप्स को बताएंगे। परंतु आज के वीडियो में केवल हम ये वाले चैप्टर को पढ़ेंगे, ठीक है, इस वाले पॉइंट्स को, और इनको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप भी बोरिंग फील करोगे, है ना, फिर कहोगे लंबा लंबा वीडियो बन गया। तो आइए देखते हैं, पहले इसको समझते हैं। अल्पकालीन उत्पादन फलन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह है कि उत्पादन के कुछ परिवर्तनशील साधन होते हैं। उत्पादन के कुछ कैसे साधन होते हैं, परिवर्तनशील। इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब यह है कि जब तुमको अपने बिजनेस को कुछ छोटे समय के लिए थोड़ा सा बढ़ाना है, थोड़े समय के लिए थोड़ा बढ़ाना है। आप कहोगे सर कोई बिजनेस थोड़े समय के लिए क्यों बढ़ाएगा? बिल्कुल बढ़ाएगा, बताओ कब? जैसे कोई हलवाई वाला है, दिवाली आती है,
कैसे वो अपने प्रोडक्शन को बढ़ाता है? तो क्या जितना दिवाली वो मिठाई बेचता है या बनवाता है, क्या उतना आम दिनों में भी बनवाता है? बिल्कुल नहीं। कोई सेल आता है तो मोबाइल वाले इतना अच्छे से उसको सेल को बढ़ा लेते हैं, एम्प्लॉयज भी एक्स्ट्रा रख लेते हैं कुछ दिन के लिए। तो क्या हम जिंदगी भर ऐसे करते रहते हैं या सेल हमेशा लगी रहती है? बिल्कुल नहीं। तो बेटा कुछ समय के लिए, शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड, तो शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड में जब आप व्यापार को बढ़ाते हो तो उसमें उत्पादन के कुछ ही साधन को परिवर्तित करते हो। जैसे मान लो श्रम को कर लोगे या पूंजी को कर लोगे। इसका क्या मतलब है सर? ये भी बताते, बहुत साधारण बात है कि देखो दीपावली में एक दुकानदार था जो जनरली हर दिन 100 रुपए का मिठाई बनवाता था और 150 में बेच देता था, उसको फायदा होता था 50। अब वो क्या कर रहा है, दिवाली आ रहा है और वो कह रहा नहीं भाई अब 200 रुपए का प्रोडक्शन होगा और कोशिश करो कि इसको 400 रुपए तक बेचा जाए ताकि हम लोग को फायदा हो। यानी उसने 100 रुपया को बढ़ा के प्रोडक्शन कितने का किया? 200 का। तो इसमें उसने क्या बढ़ाया? तो आप कहोगे पूंजी बढ़ाया। पूंजी जब वो बढ़ाएगा तो पूंजी खर्चा करके क्या खरीदेगा? रॉ मटेरियल, और रॉ मटेरियल को बनाएगा, बूंदी खरीदेगा, बूंदी को बना के लड्डू बनेगा। ये बनाएगा कौन? तो ये श्रम बनाएगा, श्रम यानी लेबर बनाएगा, श्रमिक बनाएगा। तो ये दोनों भाई साहब, जब आप कुछ साधनों को परिवर्तित करो, उत्पादन के 5 साधन है, जब आप कुछ साधनों को, मान लो एक साधनों को परिवर्तित करके बिजनेस स्केल को बदलते हो, उसी को बोलते हैं अल्पकालीन उत्पादन। याद रखना, जब उत्पादन के कुछ एक दो साधनों को परिवर्तित करते हो और उससे बिजनेस बदलता है तो वो कहलाता है अल्पकालीन उत्पादन फलन। और जब उत्पादन फलन के पांचों प्रकार को, यानी पांचों साधनों को आप बदल देते हो। अब आप कहोगे सर पांचों साधन कैसे बदल सकता है? बिल्कुल बदल सकता है। बताओ, कोई अपना ब्रांच अगर खोलना चाहे तो क्या होगा? एक स्कूल मेरा ये है, क्रेडिबल क्लासेस एक है, एक कोचिंग। हम चाहे एक और ब्रांच खोलना चाहें तो तुम बताओ यहाँ पर भी टीचर पढ़ाएगा और वहां जाके भी पढ़ाएगा? बिल्कुल नहीं। हमको जगह भी नया नया चाहिए होगा, है ना। हमको जगह मतलब भूमि नया चाहिए होगा, वहां पर पैसा अलग से लगे, वहां बेंचेस लगेंगे, व्हाइट बोर्ड्स लगेंगे, ये लगेगा, सब चीजें लगेंगी ना, वो चाहिए। फिर श्रम, यानी कि वहां पर हमको, जैसे किसी भी कर्मचारी जो होते हैं, जैसे आप लेबर बोलते हो, लेबर की जगह आप एम्प्लॉय भी बोल सकते हो। तो कोई संस्थान अगर वो पूंजी वो वाला कर वो नहीं है, क्या बोलते हैं, फैक्ट्री होती, तो वहां बोलते हैं लेबर। बाकी जगह क्या बोल सकते हो? एम्प्लॉय बोल सकते हो। हालांकि उनको भी लेबर नहीं बोलना चाहिए, एम्प्लॉय बोलना चाहिए। तो एम्प्लॉय हम वहां रखेंगे, साहस उठाएंगे इतना बड़ा डिसीजन लेने का। एंड देन वहां मैनेजमेंट भी रखेंगे कोई कि भैया मैनेज करो वहां पे चीजें कैसे चल, है ना। तो हमने उत्पादन के सभी साधनों को बदला तो हमारा दीर्घकालीन उत्पादन फलन वो कहलाए। ठीक है, आई होप आप ये दोनों बातें समझ गए होंगे कि जब उत्पादन के कुछ एक साधनों को बदलोगे तब तुम्हारा वो कहलाएगा अल्पकालीन। लेकिन अब इसमें क्या होता है कि इन दोनों की 3-3 प्रकार है। जब तुम एक दो चीजें बदलते हो, यानी 100 रुपया से अपना बढ़ा के 200 रुपया कर देते हो और एक मजदूर की जगह 2 मजदूर रख देते हो, है ना, एक मजदूर और बढ़ा देते हो, इससे होता क्या है, या तो तुम्हारे उत्पादन में वृद्धि होगी, या तो तुम्हारा जितना पैसा लगाओगे उतना ही उत्पादन बढ़ेगा। 100 रुपया का पैसा लगाए, 100 रुपया का उत्पादन बढ़ा, या तो पैसा लगाते जाओगे, अगर रोकोगे नहीं तो वो फिर हरास होने लगेगा। हरास का मतलब क्या होता है? लॉस। तो यही चीजें आज हम लोग को पढ़नी है। तो हम लोग पढ़ेंगे अल्पकालीन उत्पादन फलन में आज उत्पत्ति वृद्धि का नियम, फिर उसके बाद उत्पत्ति समता, और फिर उसके बाद उत्पत्ति ह्रास। इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं उत्पत्ति वृद्धि का नियम। आइए उत्पत्ति वृद्धि नियम के बारे में हम लोग जानते हैं। अब उत्पत्ति वृद्धि नियम में हमने आपको क्या बताया था कि जब भी आप उत्पादन के साधनों को परिवर्तित करोगे तो यहाँ पर लगातार आपको वृद्धि मिलेगी। ठीक है, अब इसका अगर परिभाषा आपसे पूछे कि उत्पत्ति वृद्धि नियम से आप क्या समझते हो, तो यहाँ लिखा है अल्पकाल में। अल्पकाल मतलब आप लोग पढ़े, दो टाइप्स होते हैं, अल्पकाल दीर्घकाल। फिलहाल लोग अल्पकाल को पढ़ रहे हैं। अल्पकाल में उत्पादन के कुछ साधनों को स्थिर रखकर, बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा, 5 साधन बताएं, तो कुछ साधनों को स्थिर रखकर शेष साधनों में वृद्धि करने पर, कुछ साधन मतलब 2-3 साधन लगभग, क्या हुआ, आपने क्या कर दिया, स्थिर रखा, और 2 साधन श्रम में और पूंजी में परिवर्तन किया, तो शेष साधनों में वृद्धि करने पर, बढ़ाने पर, जब कुल उत्पादन यानी टोटल प्रोडक्शन, सीमांत उत्पादन यानी मार्जिनल प्रोडक्शन, और औसत उत्पादन यानी एवरेज प्रोडक्शन, तीनों में वृद्धि करें या तीनों में वृद्धि हो तो वहां पर उत्पत्ति वृद्धि नियम लागू होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा सब लोग। ठीक है, इस बात को हम लोग यहाँ पर याद रखेंगे कि अल्पकाल में जब उत्पादन के कुछ साधनों को स्थिर रख लें और जो परिवर्तनशील साधन है खासतौर से श्रम और पूंजी, उनमें परिवर्तन करें, उनमें वृद्धि करें, और उसमें वृद्धि करने पर जब हमारा टोटल प्रोडक्शन बढ़े, मार्जिनल प्रोडक्शन भी बढ़े और एवरेज प्रोडक्शन भी बढ़े। तो यहाँ देखिए एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि जब हमने श्रम की पहली इकाई लगाई थी तो टोटल प्रोडक्शन हमारा 100 था, फिर दूसरी इकाई लगाई
तो टोटल प्रोडक्शन 220 था, तीसरा में 420, चौथे में 800 और पांचवें में 1620। ऐसा करते हैं। अब आइए हम लोग मार्जिनल प्रोडक्शन को देखते हैं। तो मार्जिनल प्रोडक्शन कैसे निकाला जाता है? तो पहले वाले में तो 100 का 100 रहेगा। अब ये कैसे निकाला जाता है अगर आपको ये नहीं आता है तो देखो, करंट का टोटल प्रोडक्शन को देख लो और माइनस कर दो प्रीवियस टोटल प्रोडक्शन। करंट का टोटल प्रोडक्शन 100 है, प्रीवियस में कुछ नहीं है, 0 है, तो 100 माइनस 0 इज इक्वल टू 100। करंट का टोटल प्रोडक्शन 220 है, उसमें माइनस 100 करो तो कितना आएगा, याद रखो 100, 100 है 220 हो गया तो कितना हुआ, 100 में 100 प्लस की है, जाहिर सी बात 120 हुआ, 100 प्लस की तो 220 प्लस की तो कितना, क्लियर है। अब करंट प्रोडक्शन ये है 420, इसमें से 220 माइनस कर दो तो आएगा सीधा सीधा 200। 800 में से 420 को माइनस कर दो तो 800 में से 400 गया तो 400 और उसमें से 20 और माइनस करना है, ठीक है, तो 380। एंड देन लास्ट में 1620 में से 800 को माइनस कर दो तो 16 में से 800 गया 800 और 20 और उसमें रहेगा, 1620 में से 800 माइनस करना है तो 820। आप लोग बहुत ही ध्यान से अगर देखें तो लगातार मार्जिन प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है। देखिए 100, 120, 200, 380, 820। यहाँ पर क्या लिखा है, टोटल प्रोडक्शन भी बढ़े, सीमांत प्रोडक्शन और औसत तीनों में वृद्धि हो। तो देखो टोटल में हो गया, मार्जिन में हो गया, अब आओ एवरेज प्रोडक्शन को देखते हैं, इसमें कैसे वृद्धि होगा। तो ध्यान से देखिए, एवरेज प्रोडक्शन को निकालने का रूल क्या है, एवरेज प्रोडक्शन इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ श्रम की इकाई। तो देखो टोटल प्रोडक्शन 100 है, 100 डिवाइडेड बाई 1 तो 100 होगा, 220 डिवाइडेड बाई 2, 220 इज डिवाइडेड बाई 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 0, 110। टोटल प्रोडक्शन 420, 420 में से को हम लोग डिवाइड कर देंगे 3 से, क्योंकि नंबर ऑफ यहाँ पर श्रम की इकाई है 3, तो देखो 3 एक कम 3, एक बचा इधर, 3 चौक 12, 140, 140। फिर 4 को भाग कर दो 800 से, बहुत सिंपल है, 800 डिवाइडेड बाई 4, 4 2 जा 8, 200। और फिर 1620, 1620 को डिवाइड कर दो 5 से, तो 5 3 जा 15, 1 बचा इसके पास गया, 12 हो गया इसके बाद, 5 2 जा 10, 2 बचा इसके पास गया, 0 हो गया, 5 4 जा 20, 324। आप अगर ध्यान से यहाँ पर अगर देखो तो लगातार क्या होता जा रहा है, तीनों में वृद्धि हो रही है। डस्टर कहाँ है भाई, डस्टर कहाँ है, डस्टर कहाँ है, डस्टर यहाँ। चलिए अब आइए एक चीज को हम लोग ध्यान से, अब इसका ग्राफ कैसे बनाओगे आप लोग, हमेशा याद रखना कि जब भी आप ग्राफ बनाने वाले उत्पत्ति वृद्धि नियम का, तो ग्राफ आप ध्यान से देखो, यहाँ पर ऐसे खींच लिए, ये x माने ये y माने, इसको हमेशा बढ़ता हुआ बताना, इसको ज्यादा बढ़ेगा कौन, आप दोनों में देख लो ध्यान से, आपके सामने रिजल्ट है, मार्जिनल प्रोडक्शन थोड़ा ज्यादा है, यहाँ 120, यहाँ 110, 200, 140, 380, तो मार्जिनल प्रोडक्शन ऊपर होगा, उसके थोड़ा सा ही नीचे क्या होगा आपका, कौन होगा, एवरेज प्रोडक्शन होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको सब लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, ये था आपका उत्पत्ति का वृद्धि नियम। अब इसका जो दूसरा पॉइंट है उसका नाम है उत्पत्ति का समता नियम और फिर उत्पत्ति का ह्रास नियम। आइए पहले समता नियम पढ़ते हैं, फिर ह्रास नियम पर चलेंगे, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आइए अब हम लोग पढ़ते हैं उत्पत्ति का समता नियम। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था कल, तो इसलिए क्लास को बीच में छोड़ा गया था। हालांकि आपको ये वीडियो पूरा मिल रहा होगा, परंतु यहाँ पर कुछ ड्रेस चेंज होगा, है ना, तो उसमें आपको घबराने की बात नहीं, और कुछ टेक्निकल इशू हो गया था। फिलहाल हम लोग का जो दूसरा टॉपिक है, हम लोग पहला क्या पढ़े, पहला हम लोग ने पढ़ लिया उत्पत्ति का वृद्धि नियम, जहाँ पर वृद्धि हो रहा था। अब हम लोग पढ़ेंगे उत्पत्ति का समता नियम। इसका क्या मतलब है, तो अगर हम लोग रिविजन एक बार आपका कराए, तो हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर अल्पकाल, और अल्पकाल में जब हम साधन के लगभग सभी साधनों को स्थिर रखे कुछ साधनों में, यानी कि श्रम या फिर पूंजी, इसमें परिवर्तन करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग को क्या मिलता है, उत्पत्ति का वृद्धि नियम मिलता है। उत्पत्ति का वृद्धि नियम कहता है कि जितना आपने श्रम और पूंजी लगाया उसका बढ़कर आपको उत्पादन मिलेगा। ठीक है, लेकिन उत्पत्ति समता नियम क्या कहता है, समता मतलब समानता होता है, इक्वल। तो देखिए कहता है
कि जब उत्पादन की मात्रा उसी अनुपात में बढ़े जिस अनुपात में साधन बढ़ाए जाते हैं, यानी बराबर बढ़े। हमने 100 रुपया लगाया श्रम और पूंजी पर और उत्पादन भी 100 ही रुपया बढ़ा, ज्यादा नहीं बढ़ा, एक जैसा ही बढ़ा, तब उस समय उत्पत्ति समता नियम वहां पर लागू होता है। बहुत ही साधारण सी बात है, देखो ध्यान से। सबसे पहले में क्या हो रहा था, उत्पत्ति का वृद्धि नियम। वृद्धि में हम लोग ने क्या पढ़ा कि हम 100 रुपए लगा रहे थे तो 150 रुपए का उत्पादन हो रहा था, 50 रुपए का फायदा उत्पादन में हो रहा था, एक्स्ट्रा उत्पादन हो रहा था 50 रुपए का। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जब लगातार तुम पैसा लगाते जाओगे तो एक समय आएगा जहां पर उत्पत्ति में समता नियम लागू हो जाएगा। मतलब तुम 100 रुपया लगाओगे और 100 ही रुपया का तुमको क्या होगा, उत्पादन होगा। यहीं पर आपको उत्पादन रोक देना है। एक सही व्यापारी यहाँ पर उत्पादन रोक देता है, लेकिन अगर लालच में आए तो तीसरा वाला नियम तुमको झेलना पड़ेगा, वो है उत्पत्ति का ह्रास नियम। तो पहले इसको पढ़ लेते हैं। समता फिर से देख लीजिए, जब उत्पादन की मात्रा उसी अनुपात में बढ़े जिस अनुपात में साधन बढ़े। ठीक है, उत्पादन की मात्रा में ही उतनी वृद्धि हो जितनी साधन में तुमने वृद्धि की, तो उस समय वहां पर उत्पत्ति समता नियम लागू होता है। आइए यहाँ पर इसको समझते हैं। लिखा हुआ इकाई एक, जब इकाई एक मतलब किसी एक वस्तु का हमने उत्पादन किया तो हमको टोटल उत्पादन हुआ 150। हमने सोचा चलो इकाई दो का करके देखते हैं, पैसा थोड़ा और साधन थोड़ा सा श्रम और पूंजी थोड़ा सा ज्यादा लगाते हैं और लगाकर क्या करते हैं, हो सकता है उत्पादन बढ़ जाए। इस बार भी उत्पादन नहीं बढ़ा, उत्पादन 300 ही रहा। तीसरा इकाई का उत्पादन लगाए तब भी उतना ही रहा, चौथा इकाई लगाए तब भी उतना। देखो 150 का अंतर है, 300 300 में 150 जोड़ो 450, 450 में 150 600, 600 में 150 जोड़ो 750। तो यहाँ पर लगभग बराबर सब चल रहे हैं। तो सीमांत उत्पादन में कितना होगा, आपने कल सीखा था, माफ कीजिएगा कल हम बोल रहे हैं इस वीडियो में, तो कल नहीं होगा, ये तो आपको एक साथ मिलेगा। हाँ, तो आपने पहले कैसे सीखा था, इसको निकालना कैसे, या फिर लास्ट वीडियो में हम लोग आपको सिखाया था कि मार्जिनल रिवेन्यू इज इक्वल टू जितना डेल्टा टोटल रिवेन्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा क्वांटिटी, या फिर इकाई को नंबर भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो टोटल रिवेन्यू, यहाँ पर हम लोग प्रोडक्शन पढ़ रहे हैं तो प्रोडक्शन लिख दीजिए, माफ कीजिएगा। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, उत्पादन होता है। टीपी यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो टोटल प्रोडक्शन कितना है 150 और नंबर कितना इकाई का 1, इसको डिवाइड कर दो तो आंसर वही आने वाला है। क्लियर है, फिर ले आओ टोटल उत्पादन कितना हुआ 300। यहाँ पर देखो टोटल प्रोडक्शन कुल उत्पादन कितना हुआ 300 डिवाइडेड बाई, अब इसको अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ से यहाँ तक परिवर्तन कितने का हुआ, तो ऑब्वियसली 150 का है ना। अब 300 यहाँ पर लिखा हुआ है तो डिवाइड कर दोगे तो जाहिर सी बात है 150, सब में 150 आने वाला है। अगर ये आपको नहीं आता है तो आपको सिंपल सा एक बात आता होगा कि करेंट प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन को जब प्रीवियस वाले से माइनस कर देंगे तो हमारा सीमांत निकलेगा। करेंट प्रोडक्शन है 150, उसको क्या करिए, डिवाइड करिए इसके पहले वाले प्रोडक्शन में। पहला प्रोडक्शन 0 है, 150 में से 0 गया 150 बचा। फिर दूसरा करंट वाला आया 300, 300 में से 150 गया 150 बचा, 450 में से 300 गया 150 बचा, 600 में 450 गया 150 बचा, और 750 में 600 गया 150 बचा, मतलब लगातार 150। और अगर एवरेज प्रोडक्शन यानी एपी की बात करें तो एपी इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाई एन। टोटल प्रोडक्शन 1 है, अरे टोटल इकाई 1 है, ये 150, ये 300, अब यहाँ 300 का डिवाइड करो 2 से, जाहिर सी बात है 150 आएगा। फिर 450 का डिवाइड करो 3 से, 150 आने वाला है। यानी यहाँ पर एवरेज और मार्जिनल दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जितना पैसा आप लगाए हो उतना ही आपको मिलेगा प्रोडक्शन में। तो इसका बनेगा कैसे, तो इकाई 1 पर 150 का उत्पादन, इकाई 2 पर 150 का, इकाई 3 पर 150 का, यहाँ 4 पर 5 पर, सभी इकाइयों में उत्पादन कितने का हो रहा है 150 का हो रहा है। तो यहाँ पर आप बता दोगे कि हियर ए आर इज इक्वल टू एम, प्रोडक्शन है तो ए पी इज इक्वल टू एम। एवरेज प्रोडक्शन जितना है उतना ही बराबर कितना है मार्जिनल प्रोडक्शन है। तो इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से आपको ऐसे ठीक है, ये वाला जो लाइन है वो एवरेज का भी है और मार्जिनल का भी है, तो ये दोनों यहाँ पर क्या है 150 है, सब एकदम बराबर है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा उत्पत्ति समता नियम। अब पढ़ते हैं कि जब तुम रुकोगे नहीं और पैसा लगाते जाओगे, लालच आएगा व्यापारी को, अरे यार अभी तो बराबर हुआ, चलो हो सकता है भविष्य में बढ़ जाए। ऐसा नहीं है, अगर आप ज्यादा श्रम और पूंजी लगा दोगे, क्योंकि आपका बिजनेस अभी छोटा है ना, आप छोटे स्तर पर परिवर्तन कर रहे हो, अल्पकाल में परिवर्तन कर रहे हो, तो अगर ज्यादा श्रम और पूंजी लगाओ तो कहीं पर ह्रास भी तो होगा, लॉस भी तो होगा। वही वाला पॉइंट पढ़ने वाले उत्पत्ति का ह्रास नियम। चलिए आइए पढ़ते हैं।
तो आइए अब आज के अपने आखिरी टॉपिक पर चलते हैं, जिसका नाम है उत्पत्ति ह्रास नियम। इसके बारे में पढ़ते हैं। उत्पत्ति ह्रास का मतलब क्या होता है? ह्रास मतलब देखिए हानि होता है। देखा, उत्पत्ति के अन्य साधनों को स्थिर रखकर किसी एक साधन की इकाइयों की मात्रा में वृद्धि की जाए, तो जब वृद्धि लगातार की जाएगी तो एक सीमा के बाद उन इकाइयों से प्राप्त उत्पादन क्या होने लगती है? धीरे धीरे घटना प्रारंभ हो जाती है। आप सोचिए, बहुत कॉमन सी बात है कि तुमने एक मजदूर लगाकर एक काम शुरू किया, तुमको 100 रुपए का उत्पादन हुआ, तुमने कहा, और मार्केट में मांग है 250, तो तुमने कहा चलो यार 2 मजदूर रख लेते हैं, 250 का उत्पादन हो जाएगा। तो पता चला दूसरा मजदूर रख के आपको 220 का हुआ, अभी भी 30 और उत्पादन चाहिए आपका ना, तीसरा, चलो तीसरा मजदूर रख लेते हैं, अब आपको उत्पादन होगा 260 का, मांग है आपका 250, यहाँ तक भी आपको ठीक लगेगा। लेकिन जैसे ही आप चौथा रखोगे तो यहाँ पर ये 260 की जगह केवल 280 या 90 देगा। ठीक है, बढ़ा भी, उत्पादन भी क्या है, बढ़ा, घटते हुए क्रम में बढ़ने लगा। देखो 100 से 220 हो गया था, कितना बढ़ा? 120, 220 से 260 हो गया, केवल कितना बढ़ा? 40 केवल बढ़ा। और यहाँ पर केवल कितना बढ़ा? 20 बढ़ा। कहाँ 120 बढ़ा था, 40 बढ़ा, 20। लगातार उत्पादन तो बढ़ेगा परंतु घटते हुए मात्रा में बढ़ेगा, यानी ह्रास आपको होने लगेगा, हानि आपको होने लगेगा, दुगना नहीं होगा, वो फायदा नहीं देगा। उसी को बोलते हैं उत्पत्ति का ह्रास नियम। और जो बात रही यहाँ सभी साधनों को स्थिर रखने की, तो हमने आपको बताया था भूमि, श्रम, पूंजी, ये सभी 5 साधन आपको बताए थे। तो आपको फिर एक में परिवर्तन करना, किसी एक में, या तो भूमि में या तो श्रम में, ऐसे करके। अल्पकाल में क्योंकि वही होता है, और जब दीर्घकाल पढ़ेंगे पैमाने का प्रतिफल, उसमें सभी में परिवर्तन करते हैं, वो हम बाद में बताएंगे। फिलहाल इसको देखिए, उत्पत्ति के अन्य साधनों को जब हम स्थिर रख दें, किसी एक साधन की इकाइयों में वृद्धि करें, परंतु जब लगातार वृद्धि करते जाएंगे तो एक सीमा के बाद उन इकाइयों से प्राप्त उत्पादन क्या होने लगती है? धीरे धीरे घटना प्रारंभ हो जाती है। आइए यहाँ पर इसको समझते हैं। हमने जब पहला इकाई का उत्पादन किया तो आया केवल 100, दूसरा इकाई किया 190 आया, कितना बढ़ा यहाँ से यहाँ तक? यहाँ से यहाँ तक कितना बढ़ा बेटा? 90 बढ़ा। फिर तीसरा इकाई उत्पादन किया, कितना बढ़ा? 270। तो कितना यहाँ से यहाँ तक बढ़ा? 90 में से 10 जोड़ो 100, 200 हो गया, 70 और 80, देखो घट रहा है। 70 से 360 कितना हुआ? 30, 60, 30, 90, मान लो यहाँ पे 90 हो गया। और 60 से कितना हो गया? केवल 40 हो गया। कितना बढ़ा? लगातार बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, बढ़ रहा है, फिर लगातार नीचे अब घटता हुआ जाएगा, है ना? यानी टोटल प्रोडक्शन अब धीरे धीरे घटते हुए अवस्था में आएगा। यहीं पर आपको उत्पादन रोकना पड़ता है। लेकिन अब आइए इसके मार्जिनल प्रोडक्शन और एवरेज प्रोडक्शन को देखते हैं। तो पहला मार्जिनल प्रोडक्शन तो सेम होता है, एवरेज प्रोडक्शन भी सेम होता है। दूसरा मार्जिनल प्रोडक्शन कैसे निकालें सर? तो करेंट टोटल प्रोडक्शन को माइनस करिए प्रीवियस वाले टोटल प्रोडक्शन। 190 में से 100 गया, 90 हो जाएगा। 270 में से 90, 190 गया, 270 में से 190 गया, जीरो में से जीरो गया, जीरो, 70 में से हो गया 7 और एक 8, कट गया, कितना बचा? 80 बचा। 360 में से 270 गया, तो इधर से 40, उधर से 30, 70, 40, 30, 70, 70 बचा। और यहाँ पर ध्यान से देखिए कितना बचा? 400 में से 60 गया, कितना बचा? केवल 40 बचा। तो ये हमारा मार्जिनल प्रोडक्शन, ठीक है। करंट प्रीवियस माइनस करते रहिए, आपका निकल जाएगा। सिंपल है, आप लोग को 20 बार बताया जा चुका है सब बात। अब एवरेज प्रोडक्शन, तो रूल है एवरेज प्रोडक्शन इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। टोटल रेवेन्यू 100 डिवाइडेड बाय 100। टोटल रेवेन्यू, रेवेन्यू क्या? प्रोडक्शन, बार बार अभी हम रेवेन्यू चैप्टर पढ़ा रहे हैं एक्चुअली क्लास में, तो इसलिए जवान पे वही आ रहा है। प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में उत्पादन 190, 190 डिवाइडेड बाई 2, 2 कितना आएगा? 2 9 18, एक इनके पास गया, 10 आ गया, 2 पंजे 10, 95 आएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 3 से 270, 3 9 27, 90 आएगा। बाबू बहुत सिंपल बात है, 270 को डिवाइड करो 3 से, 3 9 जा 27, फिर 4 का डिवाइड करना है, 4 9 36, 360 से 360, 4 4 9 36, फिर से 90। और अब 4 करना है 5 से, पांचवा क्वांटिटी है 400, टोटल 5 चौक 20, है ना? अगर यहाँ हम 400 रखें और यहाँ 8 पंजे 40, 80, कितना आ गया? 80। एक बात का बड़ा ध्यान रखेंगे कि मार्जिनल प्रोडक्शन भी घट रहा है, एवरेज प्रोडक्शन भी घट रहा है, लेकिन ज्यादा घट कौन रहा है? तो ज्यादा घट रहा है, देखिए यहाँ ये 40 और यहाँ एवरेज कितना है? 80 है, यहाँ ये 70 और यहाँ क्या है? ये 90। जब भी ये एवरेज प्रोडक्शन क्या है? बेहतर है। तो इसका जो ग्राफ आप बनाओगे यहाँ पर, वो कुछ ऐसे बनाओगे कि यहाँ से घटते हुए हमेशा रहेगा। देखो 100 से शुरू हुआ है, मार्जिनल भी और एवरेज भी, तो मार्जिनल भी घटेगा, एवरेज भी घटेगा, परंतु जो मार्जिनल है
मार्जिनल प्रोडक्शन वो ज़्यादा घटेगा एवरेज प्रोडक्शन से। आप ध्यान से देखो, एवरेज 80 पे आकर रुक जा रहा है, तो 80 यहाँ तक मान लो इधर, इसको मान लो इकाई 5, परंतु यहीं पर मार्जिनल प्रोडक्शन कितने पे आ जा रहा है, 40 पे। देखिए एमपी वाला है ना, यहाँ 40 रख लेना, यहाँ 80 रख लेना, और ये इकाई रख लेना, 1 2 3 4 5। बिल्कुल सिंपल है। तो आप ध्यान रखना ऐसे, अगर आप केवल बिना लिखे भी बनाओगे तो बड़ा आसान से मार्जिनल क्या है ज़्यादा कर रहा है, एवरेज क्या कम कर रहा है। तो ये एवरेज प्रोडक्शन हो गया, ये मार्जिनल प्रोडक्शन हो गया। अब बताओ, अगर कोई ऐसा भी व्यक्ति है जिसको अगर ये टॉपिक अभी भी नहीं समझ में आया, तो भैया कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। बाकी बोर्ड के एग्जाम में जितना जल्दी हो सके अपने सभी फ्रेंड्स को उसको भेजो, मैं भी कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी सिलेबस को कंप्लीट करने का। फिलहाल हम लोगों ने पढ़ा कौन सा, अल्पकाल में तीनों पढ़ लिया, ठीक है। अल्पकाल में यानी कि साधन लागत या कारक लागत वाला जो हम लोग का टॉपिक है, उसमें हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया, तीनों था, उत्पत्ति वृद्धि, समता और उत्पत्ति ह्रास। अब हम लोग पढ़ेंगे कल पैमाने का प्रतिफल, है ना, स्केल टू रिटर्न, उसको पढ़ेंगे हम लोग। और जल्दी से जल्दी इस वीडियो को और अपने सभी दोस्तों को भेज दो, ठीक है। नए हो चैनल पे तो सबसे पहले सब्सक्रिप्शन का इस बटन को जरूर दबाओ, देन उसके बाद फॉलो करो हमारे चैनल को, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, एंड देन कमेंट जरूर करो। जितने फ्रेंड्स सबको फैला दो, यूट्यूब पर, व्हाट्सअप, इंस्टा, सब जगह पर इस वीडियो को भेजो। अगर समझ में आया तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में हम लोग अब पैमाने के प्रतिफल वाले नियम के साथ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।